Hello and welcome to Commerce Tutorials. Part 1, Computer Organization. So the very first topic in computer organization we will go through is data and information. Data. Data is raw facts and figures. They do not have any specific meaning. It is raw material. Example 1 2 3 4 plus 9 सायरा सी. जैसे मैं किसी बोर्ड पर एक रैंडम नंबर लिख दूं 10, तो 10 कुड भी किसी कोई नंबर हो सकता है, किसी का रोल नंबर हो सकता है, किसी का हाउस एड्रेस एड्रेस नंबर हो सकता है. तो 10 इटसेल्फ सिर्फ एक नंबर ही है, पर उससे पता क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता. ठीक है, तो डेटा तो है पर उसके साथ मीनिंग अटैच्ड नहीं है. तो ऐसी चीज़ जो रॉ है, जिसके साथ कोई भी मीनिंग नहीं है, वो क्या है? डेटा. Next is information. Data which is represented in useful and meaningful form. अब डेटा अगर उसके साथ हम उसका मीनिंग जोड़ दें, मीनिंग भी बता दें कि ये चीज़ ये है, तो वो क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा, जिसे पढ़कर ही आपको समझ आ जाए कि हाँ इसमें ये हो रहा है. एग्जाम्पल सायरा हैज़ रोल नंबर 9. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैंने किसी वाइट बोर्ड पे 10 लिख दिया, पर अगर मैं लिख दूं कि नमन हैज़ रोल नंबर 10, तो वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई. उसे पता चल जाएगा कि नमन एक बच्चे का नाम है और उसका रोल नंबर 10 है. ठीक है, तो अगर तो कंप्लीट मीनिंग है तो वो इन्फॉर्मेशन है, और अगर सिर्फ कोई डेटा है, कोई रैंडम नंबर या कोई रैंडम नेम कुछ भी ऐसे ही लिखा है जिसके साथ मीनिंग अटैच नहीं है, तो वो क्या है? डेटा. Data and information go hand by hand. Next is functional components of a computer system. अब अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? देखो, उसमें हमारे पास एक आउटपुट यूनिट होती है, एक इनपुट यूनिट, एक सीपीयू. सीपीयू के अंदर हमारे पास एएलयू, रजिस्टर्स एंड सीयू होते हैं, और एक मेमोरी होती है. इन सबको कंबाइन कर हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, फंक्शन करता है. इसमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो हमारा सिस्टम हैंडीकैप हो जाएगा, इट वोंट वर्क. तो ये एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए. सो लेट अस गो वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट इज आईपीओ साइकिल. आईपीओ मीन्स input, process, output, cycle. Input, then process, then output. Computer system needs certain input. It processes that input and produces the desired output. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का. कैलकुलेटर में हमने 2 + 3 किया, तो हमने इनपुट दी 2 + 3. ठीक है, बटन प्रेस किए और इनपुट दे दी. फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई, 2 और 3 को ऐड किया गया तो 5 बन गया. फिर आउटपुट हमें शो हुई 5. तो ऐसा ही ये कॉन्सेप्ट है आईपीओ. इनपुट दी जाएगी सिस्टम को, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग होगी, जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो किया जाएगा, और उसके बाद वो हमें डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा. तो इस आईपीओ साइकिल में हम सारे फंक्शनल जो कंपोनेंट्स हैं हमारे सिस्टम के, वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज इनपुट यूनिट. It consists of input devices that are attached to the computer system. तो यूनिट मीन्स जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएं. तो इनपुट यूनिट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस आते हैं. इनपुट इज कन्वर्टेड इन बाइनरी फॉर्म सो दैट सिस्टम कैन अंडरस्टैंड इट. अब जब हम टाइप कर देते हैं ABCD 1 2 3 4 5, ठीक है, कीबोर्ड से हमने इनपुट दे दी, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको वो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो क्या समझता है? बाइनरी फॉर्म. बाइनरी फॉर्म हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि प्रॉपरली होती क्या है. फिलहाल आप इतना देख लो कि बाइनरी फॉर्म मीन्स वो लैंग्वेज जो हमारा सिस्टम समझ सकता है. तो जब हम इनपुट देते हैं वो ऑटोमेटिकली बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है ताकि सिस्टम उसे अंडरस्टैंड कर सके. राइट? एग्जाम्पल ऑफ इनपुट यूनिट इज कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एटसेट्रा. कीबोर्ड 2 बार आ गया, एटसेट्रा. आउटपुट यूनिट. It consists of only output devices that are attached to the computer system.
ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड होंगे वो ही आउटपुट यूनिट फॉर्म करेंगे. आउटपुट इज कन्वर्टेड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म फ्रॉम बाइनरी बाय द सिस्टम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट. अब क्या होता है कि जब हमने इनपुट दी थी तो वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर ली थी सिस्टम ने समझने के लिए, फिर जो भी उसने प्रोसेसिंग की वो की और जो आउटपुट निकली वो भी बाइनरी फॉर्म में निकली. लेकिन वो आउटपुट जब हमारे पास पहुंचती है तो वो दोबारा कन्वर्ट हो जाती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ताकि हम उसको समझ सकें. राइट? तो जब इनपुट होता है तो इनपुट कन्वर्ट होती है बाइनरी में, लेकिन जब आउटपुट होती है तो बाइनरी कन्वर्ट हो जाती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में. एग्जाम्पल आउटपुट यूनिट के हमारे पास है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एटसेट्रा. The next is CPU, Central Processing Unit. It is a processor which processes all the inputs given by the input devices to the system. ठीक है, इनपुट यूनिट का काम इनपुट डिवाइसेस के साथ, आउटपुट यूनिट का काम आउटपुट डिवाइसेस के साथ, और बीच में जो प्रोसेसिंग करती होती है वो कौन करता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो जो भी इनपुट हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं उस पर काम कौन करता है? CPU. It is also called as bare brain of the computer as it is a control center of the system. ठीक है, सारे सिस्टम को कंट्रोल करके चलता है वो. अभी ये वाला काम करना है, फिर ये वाला काम करना है. व्हाट वी डू, हम तो फटाफट माउस से क्लिक करते रहते हैं और कीबोर्ड पे बटन प्रेस करते रहते हैं. लेकिन पहला कौन सा बटन प्रेस हुआ, कौन सी चीज़ प्रिंट करनी है, माउस कहाँ से मूव हुआ, कंट्रोल सिग्नल्स, ये सारे के सारे सिग्नल्स को कंट्रोल कौन करता है? हमारा CPU. CPU is a small chip. It is called as microprocessor. ये चिप आपको दिख रही है, तो ये छोटी सी चिप होती है हमारी CPU की. CPU का मतलब वो कैबिनेट नहीं होती बड़ी सी जिसके अंदर मदरबोर्ड भी लगा होता है, केबल्स भी होती हैं, सब कुछ. ठीक है, CPU ये होता है, छोटी सी चिप होती है. ठीक है, इसको माइक्रोप्रोसेसर बोलते हैं. नाउ CPU हैव 3 मेन कंपोनेंट्स. इस CPU के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ALU, CU, memory registers. ALU arithmetic logic unit, CU control unit and memory registers. ये तीनों कंबाइन होके बनता है हमारा CPU, central processing unit. Next is ALU. ALU means arithmetic logic unit, means arithmetic and logical. It performs mathematical calculations and takes logical decisions. Arithmetic calculations like addition, subtraction, division and multiplication. ये हमारा ALU परफॉर्म करता है. And logical decisions involves like comparison of 2 data items. क्या ये वाला डेटा आइटम इससे बड़ा है, 5 is greater than 2 or not, 3 is equal to 3 or not. ठीक है, ये जो लॉजिकल डिसीजंस हैं और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जैसी छोटी मोटी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस है, ये हमारा ALU परफॉर्म करता है. Next is CU, means control unit. It coordinates and control the data flow in and out of CPU. अब CPU में इनपुट जाएगी, वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट भेजेगा. ठीक है, तो वो लेके जाना, उसको बाहर लेके आना, उसको कोऑर्डिनेट करना, उसका कंट्रोल चेक करना, वो सारा का सारा काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट. It also controls all the operations of ALU, memory registers and of input-output unit. ठीक है, तो ऐसा है कि जितना भी काम हमारा हो रहा है, हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होती है, तो ये सारा काम ओवरऑल कंट्रोल सेंटर कौन सा है? हमारा कंट्रोल यूनिट. इट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट्स इट एंड सेंड कंट्रोल सिग्नल्स टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. जो मैंने अभी आपको कहा कि वो कन्वर्जन होती है, जब इनपुट देते हैं तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जब आउटपुट देते हैं तो बाइनरी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इनपुट देना, फिर उसको डिकोड करना, उसका मतलब समझना, उसको इंटरप्रेट करना, और फिर से उसके अकॉर्डिंगली काम होता है, उसके कंट्रोल सिग्नल्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भेजना. ये सारा काम को कोऑर्डिनेट कौन करता है? हमारा CU, control unit. And the third is memory registers. Register is a temporary memory storage unit in CPU. ठीक है, तो एक छोटा सा स्पेस है जो कि टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करता है. अब होता क्या है, सपोज मैंने कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इनपुट दे दी. ठीक है ना, तो ऑब्वियसली CPU हमारा उस काम में लग गया, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो बड़ी सी इक्वेशन है तो उसके मिड रिजल्ट्स भी आएंगे.
ठीक है, तो वो मिड रिजल्ट कहाँ पे होल्ड होते हैं? हमारे मेमोरी रजिस्टर में। जैसे कोई रफ वर्क होता है ना, ये वैसे होता है, टेम्परेरी स्टोरेज है, तो वो मिड रिजल्ट्स यहाँ पे होल्ड होते हैं, क्योंकि मिड रिजल्ट्स बाद में कंबाइन होकर एक हमारा डिजायर्ड आउटपुट बना देगा। ठीक है, ईच रजिस्टर इनसाइड द CPU हैज स्पेसिफिक फंक्शन लाइक स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस इन मेमोरी एटसेट्रा। ठीक है, तो जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं और अलग अलग रजिस्टर का अलग अलग काम होता है। किसी में हम डेटा स्टोर करेंगे, किसी में हम इंस्ट्रक्शन स्टोर करेंगे मतलब इनपुट, किसी में एड्रेस स्टोर होगा कि ये कहाँ से लेकर जाके कहाँ पे जाकर देकर आना है एंड ऑल, पूरा रूट डिस्कस, पूरा रूट की वहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी। रजिस्टर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट एंड सो ऑन। अलग अलग तरह के हमारे पास रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं CPU के अंदर, राइट। तो CPU में हमारे पास ALU हो गया, CU हो गया एंड मेमोरी रजिस्टर्स हो गए। इन तीनों से कंबाइन होकर हमारा CPU बनता है। नेक्स्ट इज मेमोरी। Memory attached to the CPU is used for storage of data and instructions and is called internal memory। ठीक है, तो जो CPU के साथ हमारी CPU के साथ अटैच होती है, CPU के अंदर की बात नहीं कर रही, CPU के अंदर तो मेमोरी रजिस्टर्स ही होते हैं, उसके बाहर एक अलग सी मेमोरी है जो कि CPU से अटैच की गई है। तो वो क्यों अटैच होती है? ताकि कोई इन बिटवीन कोई स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस करनी पड़े तो वहाँ पर हो सकें, कुछ ज़्यादा डेटा हो, कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हो तो वहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन वो भी टेम्परेरी ही होती है एंड इज कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इंटरनल मेमोरी होल्ड्स द डेटा। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ प्रोसेस करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो इंटरनल मेमोरी होल्ड करती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्टोरेज लोकेशंस एंड ईच लोकेशन हैज़ एन एड्रेस एंड सेम साइज। तो जो हमारी मेमोरी है उसको बहुत सारे छोटे छोटे लोकेशंस में डिवाइड किया गया है और हर लोकेशन का साइज सेम है। एड्रेस डिफरेंट ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, उन सबके पास एक अपना एड्रेस है लेकिन साइज सबका सेम है। कंप्यूटर कैन फाइंड एनी डेटा रैंडमली विद द हेल्प ऑफ एड्रेस। ठीक है ना, रैंडमली हम कोई भी यहाँ वहाँ क्लिक कर दें तो रैंडमली कंप्यूटर डेटा फेच कर सकता है क्योंकि उसके पास एड्रेस है, एड्रेस लोकेट कर लेता है वो। This memory, this internal memory is also known as primary memory और main memory। इसको primary memory या फिर main memory भी कहा जाता है। This memory is volatile in nature and is also called random access memory means RAM। volatile in nature मतलब कि इसमें कुछ permanent store नहीं होता। अगर by chance लाइट चली जाए या कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए तो जितना भी डेटा पे हम काम कर रहे थे, जो जितना भी हमने किया था वो सेव नहीं होगा, वो उड़ जाएगा, राइट। तो वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी स्टोरेज है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ वॉलेटाइल एंड सो सेकेंडरी डिवाइसेस आर नीडेड टू स्टोर द डेटा लाइक हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। अब इस रैम में तो हम कुछ स्टोर नहीं कर सकते, तो अगर हमें परमानेंट कुछ डेटा स्टोर करना है तो हम उसके लिए सेकेंडरी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, उसके अलावा DVDs, फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, ये सब भी होते हैं, राइट। तो ये है हमारी मेमोरी। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बूटिंग। बूटिंग सबने सुना होगा कि बूटिंग हो रही है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली बूटिंग इज? बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हो, काफ़ी देर तक वो विंडोज़ लोडिंग आ रहा होता है, वो लोड होता है, इट टेक्स टाइम टू स्टार्ट, है ना। तो जो वो टाइम लगता है स्टार्ट होने में, ड्यूरिंग दैट टाइम होता क्या है? बूटिंग होती है। बूटिंग, इन दिस प्रोसेस बूट प्रोग्राम इज लोडेड फ्रॉम रोम इनटू द मेन मेमोरी। हमारे पास एक मेमोरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब होता क्या है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो आप, वो पूरा का पूरा हमारे पास एट द टाइम ऑफ, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं सिस्टम को, पूरा का पूरा हमारी रैम पर नहीं होता। जब कोई चीज़ हमारी रैम में आएगी, हमारी मेन मेमोरी में आएगी, तब ही वो यूज़ होगी, ठीक है। तो बूट प्रोग्राम हमारी रोम में पड़ा होता है, रीड ओनली मेमोरी में, वहाँ से उठाकर उसको प्राइमरी मेमोरी में लेकर आया जाता है कि इसको अब यहाँ पे रख दो और अब ये यूज़ करने के लिए बन गई है, प्रोसेसिंग होनी है, काम होना है, सारा रैम के थ्रू होता है। तो बूट प्रोग्राम रोम से उठा के मेन मेमोरी में लाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं बूटिंग, ठीक है।
अब ड्यूरिंग दैट हमारा बायस रन करता है. बायस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. इट एग्जीक्यूट्स एंड कंडक्ट्स अ सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट कॉल्ड पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. इसका मतलब जब हमने पावर ऑन किया तो बायस काम करता है. वो करता क्या है एक्चुअली, वो चेक करता है कि जितने भी ड्राइवर्स मेरे पास हैं उसके सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, केबल सारी लगी हुई हैं, सब कुछ फंक्शनल है या नहीं है. ठीक है. तो आपने कई बार देखा होगा कि जब सिस्टम ऑन करते हो आपको कई बार एरर आ जाते हैं, है ना, कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको दोबारा उसकी वायर्स ठीक करते हो, कुछ करते हो, ट्रबल शूट करते हो उसको, और फिर चलो सिस्टम चल पड़ता है. ठीक है. तो ऐसे ही जो बायस होता है वो ही चेक करता है कि मेरा सारा सिस्टम फंक्शनल है या नहीं है. अगर नहीं होगा तो वो आपको उस पर एरर दे देगा, और अगर सब कुछ ठीक है तो वो अप हो जाएगा, मीन्स ऑन हो जाएगा. दिस इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. तो बेसिक बूटिंग का प्रोसेस यही है कि हमारा बूट प्रोग्राम लोड होता है रोम से मेन मेमोरी में, बायस एग्जीक्यूट होता है और वो क्या करता है, पोस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, डायग्नोज करता है. नाउ बूटिंग इज ऑफ 2 टाइप्स. बूटिंग से आगे 2 तरह की है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग. कोल्ड बूटिंग, व्हेन द सिस्टम इनिशिएट्स फ्रॉम स्विच्ड ऑन, इट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग. मीन्स हमारा सिस्टम बंद पड़ा है, हमने बटन भी स्विच ऑफ किया रखा है. ठीक है. हमने बटन ऑन किया और फिर हमने अपना CPU से पावर बटन प्रेस किया और अपने सिस्टम को ऑन किया. मीन्स सिस्टम हमारा शट डाउन था, बंद पड़ा था, इलेक्ट्रिसिटी भी उसको सप्लाई नहीं हो रही थी, हमने उसको ऑन किया, फिर हमने पावर बटन ऑन किया. तो ये है हमारी कोल्ड बूटिंग, जो हम यूजुअली करते हैं कि सिस्टम शट डाउन करके रख दिया था, अब उसको हमने स्टार्ट किया है. दैट इज योर कोल्ड बूटिंग. नेक्स्ट इज वार्म बूटिंग. वार्म बूटिंग इज व्हेन द सिस्टम रीस्टार्ट्स. ठीक है. सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ, रीस्टार्ट हुआ है. बिगिनिंग से इनिशिएट नहीं करना उसको हमने, वो पहले चल ही रहा था, बीच में कुछ बंद हो गया, अब उसको रीस्टार्ट किया गया है, और वो हम करते हैं बाय रीसेट बटन. ठीक है. तो रीसेट बटन से जब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम को तो वो बनता है हमारा वार्म बूटिंग. तो कोल्ड बूटिंग होती है पावर बटन प्रेस करके, और वार्म बूटिंग होती है रीसेट बटन करके. ठीक है. वी रीस्टार्ट इट. दिस इज योर बूटिंग. द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. अब कंप्यूटर्स की बात करें हम, कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी बेस्ड पर हमारे पास 3 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की. इट वर्क्स ऑन कंटिन्यूअसली चेंजिंग फिजिकल एस्पेक्ट सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक एस्पेक्ट्स. ठीक है. एनालॉग जो आप जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी वेव्स कैसी आती हैं, ऐसे ऐसे, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे आती है. ठीक है. एग्जाम्पल आपने रेडियो में देखा होगा, जब रेडियो FM सुनते हैं तो वहाँ पर सिग्नल ऐसे ऐसे ही आते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी के जो सिग्नल्स होते हैं दे आर ऑल्सो इन द सेम पोजिशन, ऐसे ही होते हैं वो देखने में. ठीक है. तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ डील करता है एनालॉग कंप्यूटर, और इसकी वेव्स अगर आप देखो तो वो ऐसी होती हैं देखने में. दिस कंप्यूटर मेजर चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटीज लाइक करंट, वोल्टेज, जो कंटिन्यूसली चेंज हो जा रही हैं, बार बार चेंज हो जा रही हैं. ठीक है. माइक्रोसेकंड पर चेंज हो रही हैं. दैट इज योर एनालॉग. एग्जाम्पल थर्मामीटर, इट मेजर्स द चेंज इन मर्करी लेवल. ठीक है. कितना चेंज आ गया, पहले कितना था, तो थर्मामीटर हो गया. Nowadays, analog computers are used in simulating systems to conduct experiment in real world environment. अगर हम real world की बात करें तो वहाँ पे हर माइक्रो सेकेंड में कुछ ना कुछ चेंजेस परफॉर्म हो जाते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, और वहाँ पर हमारे सिमुलेट सिस्टम, सिमुलेट करने का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं कि हाँ जी जो रियल वर्ल्ड से मैच करता है, और फिर वहाँ पर हम अपने एनालॉग कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकें कि रियल वर्ल्ड में जब जो चीज़ डिप्लॉय होएगी तो वो कैसी लगेगी, वहाँ जाके कैसे काम करेगी. तो इतना ध्यान रखो कि एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे काम करते हैं करंट, वोल्टेज की तरह. ठीक है. और ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं. नेक्स्ट इज डिजिटल. डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म. एनालॉग फिजिकल क्वांटिटीज़ पे वर्क करता है और डिजिटल डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ पे वर्क करता है. इट कंप्यूट्स बाय काउंटिंग एंड एडिंग ऑपरेशन. ये काउंट करता है और ऐड करता है.
It operates on data including magnitudes, letters, symbols that are expressed in binary code that is using only the 2 digits 0 and 1. ठीक है, तो अगर हम डिजिटल देखें तो वहाँ पे उसकी वेव्स ऐसे होती हैं 0 1 0 1 0 1 0, बस ये दो ही चीज़ें होती हैं, या तो ऑन या तो ऑफ. ऑन कर देंगे तो मतलब हाई हो गया 1, ऑफ कर देंगे तो मतलब कि लो हो गया 0. 0 एंड 1 पे काम करता है. ठीक है, और किसी भी लेटर्स, किसी भी सिंबल्स पर भी काम कर सकता है. वह सब कुछ रिप्रेजेंट करता है 0 एंड 1 की फॉर्म में. दैट इज योर डिजिटल कंप्यूटर्स. दीज आर सूटेबल फॉर डेटा प्रोसेसिंग. अगर आपको डेटा पे काम करना है तो आपके लिए डिजिटल कंप्यूटर्स बेस्ट सूटेबल हैं. दीज आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस. एग्जाम्पल डिजिटल वॉचेस, डिजिटल वेट मशीन्स, डिजिटल कैमराज. ये सारे के सारे हमें हमारी रियल लाइफ में डे टू डे में हमें मिल जाते हैं. डिजिटल वॉच, डिजिटल वेट मशीन, डिजिटल कैमराज हम यूज़ करते ही हैं. ठीक है, तो नॉर्मल जो हमारी लाइफ चल रही है वो बेसिकली डिजिटल ही चल रही है, 1 एंड 0 पे, ऑन या ऑफ पे. तो ध्यान रहे कि एनालॉग माइक्रो सेकेंड को भी मेजर कर लेता है, वो हर चीज़ मेजरेबल है, और डिजिटल 0 एंड 1 पे काम करता है. नेक्स्ट इज हाइब्रिड. हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल. ठीक है, वो एनालॉग को भी एक्सेप्ट करता है, डिजिटल को भी एक्सेप्ट करता है. इट हैज़ स्पीड ऑफ एनालॉग एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स. राइट, द डिजिटल कंपोनेंट सर्व्स एज द कंट्रोलर and provides logical and numerical operations, while the analog component serves as a solver of differential equations and other mathematically complex equations. तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स में जो भी ये मशीन्स फॉर्म होती हैं, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, उसमें जो डिजिटल कंपोनेंट होता है वो कंट्रोल करता है, लॉजिकल और न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. लेकिन जो एनालॉग कंपोनेंट है वो जो हमारे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है, बड़ी बड़ी इक्वेशंस, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, ठीक है, उनको परफॉर्म करता है. एग्जाम्पल हमारे पास मेडिकल फील्ड में हमारी हाइब्रिड कंप्यूटर्स बहुत यूज़ होते हैं. अल्ट्रासाउंड मशीन्स, ECG मशीन, CT स्कैन मशीन्स, ये सारी की सारी हमारी हाइब्रिड मशीन्स हैं. तो आई होप आपको एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड समझ में आ गया कि तीनों में क्या डिफरेंस है. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स. हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि हमने डील भी उसी में करना है. डिजिटल कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड ऑन देयर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़. अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन गिवन है वो किस पर बेस है? कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़, कौन कितना पावरफुल है. तो इसके बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो कि डिजिटल ही हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स. So let us start with microcomputers. Micro means personal computers. Its user uses microprocessor, CPU and includes both desktop and laptops. तो जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं इनको पर्सनल कंप्यूटर्स भी बोला जाता है, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, CPU यूज़ होता है. इसके अंदर हमारे डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स दोनों आ जाते हैं. इट सपोर्ट्स 1 यूज़र एट अ टाइम. अगर हम बात करें इनके काम की तो एक वक्त पर एक ही जना काम कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं. वर्क्स ऑन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा, आर वर्सेटाइल एंड हैंडल्स वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस. ठीक है, छोटे अमाउंट के डेटा पे काम कर सकते हैं, वर्सेटाइल होते हैं मतलब अलग अलग तरह का काम कर सकते हैं, और बहुत सारी एप्स, एप्लीकेशंस हैंडल कर सकते हैं. These are used as workstations, multimedia and advertising applications. तो ये फील्ड्स हैं जहाँ पर इनको हम यूज़ करते हैं. It also includes PDAs, personal digital assistant and tablets with wireless computing technology. PDAs आपके स्मार्टफोन्स हो गए और टैब्स. ठीक है, तो हमारा टैब कह लो, लैपटॉप कह लो, डेस्कटॉप्स कह लो, स्मार्टफोन्स कह लो, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स हैं. इन सब में माइक्रोचिप लगी होती है, मतलब CPU लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और ये सारे के सारे क्या है? सिंगल यूज़र. एक टाइम पर एक ही जना काम कर सकता है, इस पर दो नहीं कर सकते. राइट, तो these are micro computers. The next is mini computers. These can support multiple users working simultaneously on the same machine. एक मशीन पर ही बहुत सारे यूज़र इकट्ठे काम कर सकते हैं. Is mainly used in organizations where computers are interconnected. ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स यूजुअली वहीं पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर
नेटवर्क सिस्टम बना हुआ है, बहुत सारे पीसीज आपस में अटैच किए हुए हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है यहाँ वहाँ, तो वहाँ पर हम मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं. दीज आर यूजफुल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में हम इनको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज एंड पावरफुल विद वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी. ये आप देख ही सकते हो यहाँ पर. It can handle massive databases such as census and are extremely fast. ये बहुत फास्ट होते हैं और ये massive, बहुत ज़्यादा डेटाबेस को इकट्ठे एक टाइम पर हैंडल कर सकते हैं. Can support hundreds of users simultaneously. एक वक्त पे ये 100 यूजर्स को, 100 से भी बहुत ज़्यादा यूजर्स को साइमल्टेनियसली एक साथ हैंडल कर सकते हैं. These are suitable for big organizations, banks, industries, etc. राइट तो वहाँ पर हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स चलते हैं. एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज सुपर कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड आर वेरी एक्सपेंसिव. बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड. ये हमारे ज़्यादातर साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पसेस में ही यूज़ होते हैं. दीज आर मल्टी प्रोसेसर्स. इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स एक साथ लगे होते हैं और एक साथ रन करते हैं. पैरेलल सिस्टम्स, पैरेलल मतलब एक टाइम पे बहुत सारे काम हो रहे हैं पैरेलली. दीज आर मल्टी प्रोसेसर्स, पैरेलल सिस्टम्स सूटेबल फॉर स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग. सुपर कंप्यूटर एग्जीक्यूट फ्यूअर प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, वेयर एज अ मेन फ्रेम एग्जीक्यूट्स मैनी प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली. ठीक है, सुपर कंप्यूटर बहुत जल्दी, बहुत फास्टली चाहे थोड़े प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करे पर वह बहुत फास्ट करता है, जबकि जो मेन फ्रेम है वो एग्जीक्यूट करता है बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंकरेंटली. राइट तो ये हमारी 4 कैटेगरीज थी डिजिटल कंप्यूटर्स की. सो इन दिस वीडियो हमने डेटा एंड इंफॉर्मेशन देखा, आईपीओ साइकिल देखा, ओवरव्यू ले लिया हमारा कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी को डिस्कस किया, बूटिंग देखी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स कर लिया. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को एक्सटेंड करेंगे. वी विल टॉक अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड ऑल. राइट so please like, share, comment and subscribe to my channel Khammesh. Thanks for watching. For now it's COVID, so be at home, stay home and stay safe. Bye bye. We will meet in the next video very soon.